हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर JK SSB एग्ज़ाम्स, जो कि है आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब ये एक्ट क्या था, इसमें क्या था, इसके क्या प्रोविजंस हैं, इसमें मतलब कैसे हमारी स्टेट जो है वो यूटी में कन्वर्ट हुई, क्या उसका प्रोसेस था, किस आर्टिकल के वो अंडर आती है, उसमें क्या था, सब कुछ हम लोग एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स इसके मिलते रहें। ये टॉपिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार आपके JK SSB एग्जाम्स के लिए। कम से कम 2 से 3 नंबर आप मान के चलो, 2 से 3 नंबर इसमें आने ही वाले हैं। तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, इतना ज़्यादा नहीं। आपको फिर मैं बता रहा हूँ, आप इतना डीप मत घुसना इसमें। कम से कम 55 पेजेस की इसकी PDF है। मैं सारा कुछ जो है वो ऑफिशियल उससे पढ़ाऊँगा आपको, जो ऑफिशियल गैजेट है उससे पढ़ाऊँगा। सारा कुछ ऑफिशियल है, कुछ भी ऐसे वैसे नहीं लिया गया है। तो ध्यान से पढ़ना, हर एक चीज़ पढ़ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है, जब भी हम लोग बात करते हैं, जब भी कुछ भी चेंज होता है, ठीक है, जब भी कुछ भी चेंज होता है, लाइक कोई नई स्टेट बनती है, या फिर उसकी बाउंड्रीज चेंज होती हैं, या फिर बाउंड्रीज अल्टर होती हैं, मतलब बाउंड्रीज कम होती हैं, बाउंड्रीज ज़्यादा होती हैं, स्टेट के नेम चेंज होते हैं। जैसे हमारा हुआ पौंडीचेरी से पुडुचेरी हुआ, उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ, मध्य भारत से मध्य प्रदेश हुआ। तो ये सारे किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं आर्टिकल 3 के अंडर। ठीक है, तो अब मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब भारत सरकार ने क्या खेल खेला, किस तरह का खेल हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लेकिन पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम लोगों को स्टेट के रिलेटेड उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, या नाम चेंज करना है, या कोई नई स्टेट बनानी है, या एक को डिवाइड करना है दो में, तो हम क्या, कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है? आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें यूज़ होता है। अब ये आगे देखते हैं हम लोग। अब प्रोसेस क्या है हमारा, ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोसेस क्या है, कैसे जो है यूटी जो है हमारी चेंज, स्टेट जो है हमारी चेंज हुई यूटी में। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, आर्टिकल 3 के अंडर क्या प्रोसेस है, इसका पहले प्रोसेस देख लेते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट को क्या करना होता है? बिल प्रेजेंट करना होता है। कहाँ पे? स्टेट असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट असेंबली होती है, उसमें प्रेसिडेंट को बिल जो है वो प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट को स्टेट लेजिस्लेचर में बिल प्रेजेंट करना होता है एक, ठीक है। वहाँ से फिर उनकी राय लेनी होती है कि हाँ, हम लोग ये करने वाले हैं, हम लोग स्टेट का नाम चेंज करने वाले हैं, या उसकी बाउंड्रीज चेंज करने वाले हैं, कुछ भी उसमें अल्टर करने वाले हैं। फिर स्टेट क्या करता है? स्टेट अपनी राय देता है, स्टेट लेजिस्लेचर वो अपने डिसाइड करते हैं, अपनी लेजिस्लेचर में बैठ के एक दूसरे से मिलके वो सलाह करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, फिर वो राय देते हैं प्रेसिडेंट को कि हाँ भाई, हम लोग खुश हैं या नहीं है, या हमारा क्या फैसला है। ये डिपेंड नहीं करता कि उनका क्या फैसला, उनका जो भी फैसला होगा उस पर प्रेसिडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो ना भी करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है, एक प्रोसेस है जिसको हम बोल सकते हैं ऐसे कि ये ज़रूरी प्रोसेस है, ये करना ही करना होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को पहले बिल स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करना ही करना है। आगे उनकी राय क्या है, वो मानेंगे नहीं मानेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट होता है। अब कहीं भी हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले राज्यसभा में होगा या पहले लोकसभा में होगा, प्रेसिडेंट कहीं भी, ये मतलब ये कहीं भी बिल जो है प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब हुआ क्या हमारे केस में, क्या हुआ, ये तो आपको पता है कि यूटी जो है, JNK जो है, ये दो में बन गया, ठीक है। एक JNK की यूटी और लद्दाख की यूटी, ठीक है। हमारी स्टेट उस समय क्या थी? प्रेसिडेंट के अंडर थी, ठीक है। तो बिल डायरेक्टली कहाँ पे भेजा गया? सीधा पार्लियामेंट में भेजा गया, और उसको फुल क्या मतलब बड़ी सारी ज़्यादा मेजोरिटी के साथ 125 सीट जो थी वो राज्यसभा में, 125 वोट सॉरी राज्यसभा में मिले इसको, 370 वोट्स इसको लोकसभा में मिले, ठीक है। तो भारी वोट के साथ इसको पास किया गया, ठीक है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। अब हुआ क्या, मतलब खेल क्या खेला भारत सरकार ने? अब सबसे बड़ा खेल जो खेला गया वो क्या खेला गया कि बिल जो है वो डायरेक्टली कहाँ भेजा गया? सीधा पार्लियामेंट में। हालांकि जो प्रोसेस है वो क्या कहता है कि पहले प्रेसिडेंट को बिल कहाँ देना है? स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, ये प्लानिंग जो थी, ये प्री प्लानिंग थी, ये काफ़ी देर से प्लानिंग चल रही थी। हमारी सरकार क्या थी? हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी, मतलब BJP और PDP जो थी, ठीक है, वो मिलके थी,
ठीक है। तो क्या हुआ था, ये पहले से ही ये क्या थी, अलग हो गई थी, ठीक है। इनका जो बॉन्ड था वो टूट गया था, तो ये पहले से ही प्लानिंग चल रही थी। तो इस समय हमारा जो स्टेट थी वो किसके अंडर थी, वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर थी, गवर्नर रूल के अंडर थी, ठीक है। तो क्या किया गया, ये सेंटर ने क्या सोचा, सेंट्रल सरकार ने क्या सोचा कि स्टेट लेजिस्लेचर तो है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बिल जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, और यही हुआ, ठीक है। कब प्रेजेंट किया गया, पहले बिल किया गया राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया, ठीक है। राज्यसभा में कब प्रेजेंट किया गया, ये किया गया 5 अगस्त को प्रेजेंट किया गया। और किसने प्रेजेंट किया, बाय आवर होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने प्रेजेंट किया, कहाँ, राज्यसभा में, ठीक है। जो मेरे को लग रहा है कि एक क्वेश्चन इसी स्लाइड में से आपको पूछा जाएगा, इसी डेट्स में से एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। तो आपको डेट्स याद रखनी है कि पहले राज्यसभा में कब हुआ, 5 अगस्त को हुआ, किसने किया, श्री अमित शाह जी ने किया। उसके बाद लोकसभा में कब हुआ, लोकसभा से पास हुआ आपका 6 अगस्त को, उसके अगले ही दिन आपका 6 अगस्त को लोकसभा से पास हो गया। उसके बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल कब मिला इसको, प्रेसिडेंट का अप्रूवल सबसे ज़रूरी होता है, तो वो कब मिला इसका, 9 अगस्त को इसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया। और ये फोर्स में कब आया, ठीक है, जिसको हम नेशनल यूनिटी डे भी बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एनिवर्सरी होती है उस दिन। तो क्या होगा, किस दिन, 31 अक्टूबर को ये फोर्स में आया। ये आपको 4 डेट्स जो हैं ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपको याद रखनी है। राज्यसभा में कब हुआ, 5 अगस्त को, लोकसभा में हुआ 6 को, प्रेसिडेंट अप्रूवल मिला 9 को, और फोर्स में कब आया, 31 अक्टूबर को। अब जो हमारी यूटीज़ बनी, ठीक है, 2 यूटी बनी हमारी, जेएनके की एक और एक लद्दाख की। जो जेएनके की थी उसका अपनी लेजिस्लेचर असेंबली है, मतलब ये विद लेजिस्लेचर असेंबली है, लेकिन जो लद्दाख की यूटी थी वो विदाउट लेजिस्लेचर असेंबली थी, ठीक है। अब लेजिस्लेचर होता क्या है, जो लेजिस्लेचर होता है कि नए रूल हम लोग बना सकते हैं, खुद रूल लॉज जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या है, जो नया मतलब नए रूल्स या फिर लॉ बनाना, उसी को बोलते हैं लेजिस्लेचर। तो मतलब हम लोग अपने नए रूल्स और लॉ बना सकते थे, वो भी हम कौन से बना सकते वो हम आगे देखेंगे। लेकिन लद्दाख की अपनी नहीं है लेजिस्लेचर असेंबली, इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको सेंटर ही कंट्रोल करेगा। अब ये जो प्रेसिडेंट ऑर्डर आया कौन सा, 2019 का, ठीक है, इसने सुपरसीड किया किसको, 1954 के प्रेसिडेंट ऑर्डर को, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 2019 का है, उसने कौन से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सुपरसीड किया। तो कौन से को किया, 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सुपरसीड किया, सीकिंग टू इम्प्लीमेंट द दिल्ली एग्रीमेंट 1952। अब दिल्ली एग्रीमेंट में क्या था, दिल्ली एग्रीमेंट में क्या था कि इंडियन सिटीजनशिप को एक्सटेंड किया गया टू द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ जेएनके, जिसको हम बोलते थे स्टेट सब्जेक्ट, जो अभी हमारा नहीं रहा, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट। अब क्या था, आपने देखा होगा स्टेट सब्जेक्ट में कभी कभी आपको जब कहीं ज़रूरत पड़ती थी स्टेट सब्जेक्ट की, तो वहाँ पे मांगा जाता था पीआर नंबर, ठीक है। तो वो यही होता था, परमानेंट रेजिडेंस नंबर होता था हमारा, ठीक है। और क्या किया गया, और आर्टिकल 35 भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारी यूटी किसके जैसी है, ठीक है। क्या ये पुडुचेरी जैसी है, क्या ये दिल्ली जैसी है, किसके जैसी है। तो हमारी यूटी जो है वो है दिल्ली और पुडुचेरी जैसी, ठीक है। अब आपने कहीं जगह, मैक्सिमम जगह आपने पढ़ा होगा ये पुडुचेरी जैसी है। अब ये पुडुचेरी जैसी क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अभी तक जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से ये दिल्ली और पुडुचेरी जैसी है, मतलब इसमें अपनी लेजिस्लेचर असेंबली है। और यूटी ऑफ लद्दाख जो है वो है लाइक चंडीगढ़ एंड अंडमान की तरह, ठीक है। इनकी अपनी लेजिस्लेचर असेंबली नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। यूटी ऑफ लद्दाख जो है वो है चंडीगढ़ और अंडमान की तरह, और यूटी ऑफ जेएनके जो है वो पुडुचेरी की तरह है। अब दिल्ली की तरह क्यों नहीं है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसमें था क्या, पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि आपको पता है यूटी जो होती है वो गवर्नर, वो प्रेसिडेंट जो है वो उनको कंट्रोल करते हैं। तो वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, गवर्नर अपने आगे अपॉइंट करते हैं, तो ठीक है। तो एक गवर्नर अपना जेएनके के लिए अपॉइंट किया गया, और एक गवर्नर लद्दाख के लिए अपॉइंट किया गया। जेएनके के लिए पहले किए गए थे अपॉइंट गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है, और इनके लिए लद्दाख के लिए था आर.के. माथुर जी। लेकिन अब हमारे गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कौन है हमारे, वो हैं हमारे मनोज सिन्हा जी, ठीक है। मनोज सिन्हा जो है वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और नंबर ऑफ सीट्स जो थी लेजिस्लेटिव असेंबली की वो कितनी है, वो हमारी पहले थी 107, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 114, जो कि लिखा है किसमें, इस एक्ट में, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में क्या लिखा है कि हमारी सीट्स जो है वो बढ़ा के 107 से 114 कर दी गई, ठीक है।
उसके बाद हमारी रिजर्वेशन भी थी इन सीट्स में, ठीक है। जितनी SC ST की पॉपुलेशन थी उसके प्रोपोर्शन उनकी सीटें इसमें रिजर्व थी, ठीक है। और 2 सीटें जो थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थी उन्होंने वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई थी। वो खुद मतलब 2 सीटें ऐसी थी जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद नॉमिनेट कर सकते थे अगर उनको लगता था कि लेजिस्लेचर असेंबली में वुमेन को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है या सही रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं हुई है वुमेन की, तो अगर वो चाहें तो 2 वुमेन जो है और नॉमिनेट अपनी तरफ से कर सकते थे। अब ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है, किस सेक्शन के अंदर आता है, कौन सी चीज़ें किस आर्टिकल के अंदर आती हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे कि किस आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ आती है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम सारा पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि हम लोग पुडुचेरी से क्यों रिलेट करते हैं यूटी ऑफ JNK को, ठीक है। पुडुचेरी से रिलेट क्यों करते हैं? पहले हमने बोला दिल्ली और पुडुचेरी जैसी है क्योंकि दोनों में क्या है, हमारी लेजिस्लेचर असेंबली है, तो वैसे। लेकिन अब स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो पुडुचेरी जैसी है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर असेंबली जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है, लॉ बना सकती है, रूल बना सकती है, किस पे? हर एक मैटर पे एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर्स और पुलिस, ठीक है। इन 2 केस पे लेजिस्लेट नहीं कर सकती, ठीक है। ये 2 केस किसके अंडर हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखे हैं क्या चीज़ें? पब्लिक ऑर्डर्स और पुलिस ऑर्डर, जो कि पुडुचेरी में भी ऐसा ही है, सेम, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर्स और पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। बाकी जो है हर एक चीज़ पे लेजिस्लेट कर सकती है कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जो कि है, हाँ मैंने पढ़ा दिया, जो कि पुडुचेरी के जैसी है। लेकिन दिल्ली में क्या है? दिल्ली में 3 चीज़ें ऐसी हैं, 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हैं। पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, और लैंड के मामले जो हैं, मतलब लैंड वाली जो भी चीज़ें हैं वो किसके अंडर हैं? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। लेकिन लैंड वाले मामले JNK में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर है, ठीक है। लेकिन दिल्ली में वो क्या है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। इसीलिए हमारी यूटी जो है वो दिल्ली जैसी नहीं है, वो है पुडुचेरी जैसी। अब इसमें और क्या कहा गया इस एक्ट में कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनकी संख्या कितनी होगी? नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द असेंबली, ठीक है। जिनकी संख्या 10% से ज़्यादा नहीं होगी, जिसमें CM इंक्लूड होंगे, ठीक है। उसके बाद था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे अलॉन्ग विद CM, वो क्या करेंगे? एडवाइस करेंगे किसको? गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइस करेंगे हर एक मैटर पे, अगेन एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, क्योंकि ये किसके हाथ में है? ये है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। एडवाइस कौन करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, लेकिन किस मैटर्स पे? हर एक मैटर पे एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। तो ये आपको अब बन सकता है, एक MCQ ये बन सकता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसकी वो कितने मेंबर्स हो सकते हैं उनके, ठीक है, वो बन सकता है क्वेश्चन। दूसरा बन सकता है कि ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये एडवाइस कर सकते हैं गवर्नर को किस मैटर पे, या फिर किस मैटर पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। व्हाट्स मोर इन दिस एक्ट, इसमें है कि 3 एडवाइजरी कमेटीज बनाई जाएंगी, किसके लिए? फॉर डिवीजन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फाइनेंस बिटवीन JNK एंड लद्दाख, जो कि विद 6 मंथ्स के अंडर अपनी रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करेंगी, ठीक है। 3 कमेटी बनाई जाएंगी, किसके लिए? डिवीजन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और फाइनेंस, किसके किसके बीच में? JNK और लद्दाख के बीच में। और क्या होगा? और एक बनाया जाएगा क्या? एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया जाएगा, ठीक है, जो होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर होगा। CM का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये किसके अंडर होगा? टोटली अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद सिंगल हाई कोर्ट होगा फॉर बोथ यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख, सिंगल हाई कोर्ट होगा JNK और लद्दाख के लिए। और इस समय हमारे चीफ जस्टिस कौन है? ठीक है, चीफ जस्टिस कौन है हमारे हाई कोर्ट के? हमारे हैं जस्टिस पंकज मित्तल, ठीक है। जस्टिस पंकज मित्तल जो है हमारे, वो है हमारे चीफ जस्टिस। याद रखना, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस कौन है, तो हैं पंकज मित्तल। ये आपको याद रखना पड़ेगा नाम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि इस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं। 103 इसमें सेक्शंस हैं, ठीक है। 14 इसमें पार्ट्स हैं, 5 इसमें शेड्यूल हैं। अब ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे कि किस सेक्शन में क्या आता है, ठीक है।
मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो 2 वुमेन वो नॉमिनेट कर सकते हैं, वो किस सेक्शन के अंडर आते हैं, वो किस आर्टिकल के अंडर आते हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कितने लॉज जो हैं वो स्टेट के वैसे ही रहे हैं, कितने हमने सेंट्रल लॉज अडॉप्ट किए हैं, कितने स्टेट के लॉज ख़त्म हुए हैं, ठीक है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। जैसे रणवीर पेनल कोड जो था वो ख़त्म होके अब आईपीसी हो गया। पहले हम बोलते थे आरपीसी की धारा इतनी, ठीक है, अब हम बोलेंगे आईपीसी, ठीक है। तो वो सब जो है वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही जानना था। पहले तो आर्टिकल 3 के अंडर सारा आता है, ठीक है। प्रोसेस क्या है कि प्रेसिडेंट को स्टेट लेजिस्लेचर को देना होता है, पहले बिल प्रेजेंट करना होता है, वो फिर अपना सलाह मशवरा करते हैं कि क्या करना चाहिए, उनकी राय मतलब प्रेसिडेंट जो है उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टेट लेजिस्लेचर उनको हाँ करती है या ना करती है, लेकिन ये एक ज़रूरी प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, तो उनको वो करना पड़ता है। लेकिन जेएनके में गवर्नर रूल था, प्रेसिडेंट रूल था, तो डायरेक्टली बिल कहाँ पास हुआ, डायरेक्टली बिल कहाँ गया, सीधा गया पार्लियामेंट में। राज्यसभा में कब गया, 5 को। लोकसभा किसने किया, अमित शाह जी ने। लोकसभा में कब गया, 6 को, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका 9 को मिली उसको प्रेसिडेंट से अप्रूवल। उसके बाद 31 अक्टूबर को ये फोर्स में आया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे जो भी है सेक्शन, जिसके पार्ट्स जो हैं, शेड्यूल इसके हैं, क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या आया, कितने लॉज चेंज हुए, कितने वो रहे, वो हम सारे पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।